हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ये है वीकली करंट अफेयर्स यानी मई फर्स्ट वीक का जितने भी करंट अफेयर्स है अलग अलग टॉपिक में उन सबको कवर करेंगे यहाँ पर। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए, और पसंद आए तो लाइक बटन दबा देना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे पहले सब्सक्राइब जरूर करनी। और हाँ, सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूँ कि रेलवे यानी आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का बैच शुरू हो चुका है। अगर आपने नहीं लिया है तो लीजिएगा ज़रूर। संडे तक मात्र 150 रुपये में आपको ये मिल रहा है, उसका 300 रुपये हो जाएगा, फिर 300 के बाद फिर 600 रुपये होगा कुछ दिनों के बाद। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आपके जानने वाले कोई तैयारी करना चाहते हैं तो उनको ज़रूर बताइए। सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर ये अवेलेबल है ये सुविधा। और ये ऐप आपको मिलेगा कहाँ पर? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर गूगल प्ले पर आप सर्च करेंगे और मिल जाएगा। सरकारी जॉब न्यूज़ या फिर सन्मय प्रकाश सर्च करें। तो बेहतरीन टीम है जो कि पूरी तैयारी करवा रही है, और इसका डेमो क्लास भी अवेलेबल है, देख सकते हैं आप ओके ऐप पर। तो अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स। उससे पहले ये टॉप 10 स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने बेहतरीन स्थान प्राप्त किया था जो पिछला टेस्ट हुआ था, वीकली टेस्ट हुआ था उसमें, यानी अप्रैल 4th वीक में जो उस वक्त का टेस्ट था करंट अफेयर्स का, उसमें ये अव्वल आए हैं। तो कौन कौन है फटाफट नाम ले लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला स्थान प्राप्त किया सुधीर कुमार ने, दूसरा स्थान है चंदन कुमार, तीसरा स्थान है अमित बुदानिया, चौथा स्थान प्राप्त किया है इंदु गौतम ने, पांचवा ज्योति सिंह, छठा स्थान है अखिलेश कुमार का, सातवां स्थान है दीपक यादव का, आठवां स्थान है चंदू, फिर उसके बाद पुनीत कुमार है 9th पोजीशन पे, और 10th पोजीशन पे है कुंदन। तो आप सभी को बधाई हो। ओके, बड़ी खुशी होती है। कई लोग हम लोग देख रहे हैं कि लगातार रिपीट हो रहे हैं टॉप 10 में। ओके, तो बधाई हो। और हाँ, आप सभी से अपील है, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐप पर जाइए, वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। और ये पीडीएफ और टेस्ट वही लोग ले पाएंगे जो कि मेंबरशिप लिया हुआ है करंट अफेयर्स का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो सबसे पहले राजनीति के नाजुक फैसले, इन सबसे रिलेटेड कंटेंट लेते हैं। और पहला क्वेश्चन होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर, ईवीएम और वीवीपैट स्लिप मामले की सुनवाई के दौरान इनमें से क्या फैसला दिया? आंसर होगा, राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशी ईवीएम की जांच करवा सकेंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैसला हुआ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने और ईवीएम और वीवीपैट की जो स्लिप है उसको 100% क्रॉस चेकिंग की जो याचिका थी उसको तो खारिज कर दिया। लेकिन एक महत्वपूर्ण ये फैसला सुना है कि राजनीतिक दल और प्रत्याशी ईवीएम की जांच करा सकेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये फैसला सुनाया है, ठीक है। और इसका जो जांच का खर्चा है वो कैंडिडेट को ही उठाना होगा। ईवीएम बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर्स आकर जांच करेंगे, ठीक है। सभी के नहीं होंगे, कुछ परसेंट के जांच हो पाएंगे, और अगर गड़बड़ पाया जाता है तो जो खर्चा होगा वो वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब वायरस बीमारी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार का क्वेश्चन। देख रहे हैं आप, क्वेश्चन है, किस कंपनी ने ब्रिटिश कोर्ट में कबूला कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा है, मतलब कोविड-19 वैक्सीन से? आंसर का इसका क्या है? एस्ट्राजेनेका। क्या नाम है? एस्ट्राजेनेका। ये ब्रिटिश फार्मा कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उसने स्वीकार किया है कि कोविड-19 वैक्सीन का खतरनाक साइड इफ़ेक्ट है। और आपको बताऊं कि एस्ट्राजेनेका के ही फार्मूले पर भारत में कोविशील्ड बनी हुई है, ठीक है। तो भारत का जो कोविशील्ड है वो एस्ट्राजेनेका का ही प्रोडक्ट है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में बनाया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये जो फार्मूला है इसके ज़रिए जो बनाई हुई वैक्सीन है उससे लोगों का हार्ट अटैक और स्ट्रोक हो रहा है। होता क्या है, इसमें जो खून के थक्के जम रहे हैं, प्लेटलेट्स कम हो जा रहे हैं, और इसकी वजह से अटैक हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हांगकांग, सिंगापुर और अमेरिका के अधिकारियों ने भारतीय कंपनियों के मसालों में कौन सा कीटनाशक पाया जिससे कैंसर का खतरा होता है? आंसर का इथिलीन ऑक्साइड। क्या है? इथिलीन ऑक्साइड। ये कैंसर कारक है, ठीक है। तो तमाम जो भी प्रोडक्ट थे ना, मतलब जो टेस्ट में फेल हुए हैं, उन सब को वापस कर दिया गया है क्योंकि उसमें कार्सोजेनिक चीज़ें मिली हैं। कार्सोजेन उसको कहते हैं जो कि कैंसर पैदा करता है। तो एथिलीन ऑक्साइड कैसे मिला? दरअसल एथिलीन ऑक्साइड जो है वो एक कीटनाशक होता है, और
खराब ना हो ये मसाले, इसके लिए इसका प्रयोग किया गया था, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात रही। आगे बढ़ते हैं। WHO द्वारा अनुशंसित मेनिंजाइटिस रोग के लिए एक नया वैक्सीन मैन 5CV शुरू करने वाला पहला देश कौन बना? आंसर होगा नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया जो है वो ऐसा पहला देश बना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा किस राज्य सरकार ने बाबा रामदेव के स्वामित्व वाली पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के लाइसेंस रद्द कर दिए? आंसर होगा उत्तराखंड। ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के दबाव में लिया गया है। दरअसल मामला ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट मामला गया था कि फर्जी प्रचार करते हैं बाबा रामदेव, तो उसके बाद फिर इनसे कहा गया कि आप पूरा माफ़ीनामा प्रकाशित करें, तो इन्होंने प्रकाशित किया। उसके बाद सरकार से भी पूछा गया कि आपने क्या किया, जब इतने सारी दवाओं का असर जो दावा किया जाता है वो नहीं होता है, तो फिर आपने क्या किया राज्य सरकार ने? तो राज्य सरकार ने क्या किया, आपकी इतने जो प्रोडक्ट हैं इसके लाइसेंस को खारिज कर दिया है, रद्द कर दिया है। ठीक है, उत्तराखंड में ये इसका मुख्यालय पतंजलि। मीटर स्टेपल चेज में रणवीर कुमार सिंह 4x400 मीटर रिले में भारतीय टीम, उसमें अनुष्का दत्तात्रेय कुंभर, कनिष्ठा टीना मारिया देव शेखर, साई संगीता डोडला और सेंड्रा मोल साबू, तो ये सब जो है गोल्ड मेडल विजेता हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात ये रही। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि कितने सिल्वर मेडल जीते गए? आंसर होगा 11 सिल्वर मेडल जीते गए हैं। ठीक है, ओके, तो अब बात होगी कि कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं, तो वो भी 11 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग देखेंगे कि 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। ठीक है, अब सवाल ये होगा कि भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है तीसरे स्थान पर। ये क्वेश्चन ये है कि कुल 29 मेडल जीतकर भारत किस स्थान पर है? आंसर होगा तीसरा। भारत 3rd पोजीशन पर है। पहले पर चीन और दूसरे पर जापान रहा है और तीसरा स्थान पर भारत रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। नाम जो है वो गोल्ड मेडल वालों का ही आपको ध्यान में रखना है, बाकी का नाम आप ध्यान में ना रखें तो भी कुछ ठीक चलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 इवेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? इनमें से आंसर होगा उपरोक्त सभी, युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट। ठीक है, तो ये तीनों नियुक्त किए गए हैं आईसीसी के द्वारा। ठीक है, तो T20 जो वर्ल्ड कप है पुरुषों का वो 1 से 29 जून तक होगा। ठीक है, तो उसी के लिए इन तीनों को चुना गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तीरंदाजी विश्व कप में किस खिलाड़ी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगा दी, यानी लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीत लिया? आंसर होगा ज्योति सुरेखा वेन्नम। ठीक है, ज्योति सुरेखा वेन्नम, तो उन्होंने ये जीत हासिल की है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा किस देश के पूर्व क्रिकेटर बिस्मा मारूफ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? आंसर होगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा कि हम संन्यास ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए और इसका PDF भी अवेलेबल है, ऐप पर मिल जाएगा, सरकारी जॉब न्यूज़ ऐप पर। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो सब ले पाएंगे। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, बहुत ही मामूली सा प्राइस है और छूट भी चल रही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, लिंक दिया हुआ है। एक मेंबरशिप प्लान है बेसिक मेंबरशिप प्लान, उसमें तमाम जो राज्यों के SSC हैं और केंद्र सरकार के SSC हो गया, इसके अलावा पुलिस, रेलवे, इन सब के लेवल का है। और दूसरा है IPCS लेवल का, वो भी मेंबरशिप प्लान। तो आपके करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार हो सकती है उसके ज़रिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लीजिएगा, पूरा डिटेल बताया हुआ है क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे उसके। अब अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा छत्तीसगढ़ के वन कार्यकर्ता का नाम बताएं जिन्हें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? आंसर होगा आलोक शुक्ला। ठीक है, आलोक शुक्ला, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में काफ़ी काम किया है। जो हसदेव जंगल है उसको बचाने के लिए अभियान चलाया है, क्योंकि हसदेव जंगल पे वहाँ पर कोयले खदानें बनाई जा रही हैं, मतलब कोयला वहाँ नीचे है तो उस खुदाई वगैरह होगी, इसके लिए जंगल को साफ़ किया जा रहा है। इसी के खिलाफ वहाँ पर आदिवासी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इन्होंने जागरूक किया था। ठीक है,
वैसे कई लोगों को ये अवार्ड मिला है, भारत के केवल आलोक शुक्ला हैं। अगला क्वेश्चन, पहली बार 60 वर्षीय महिला ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयरेस प्रतियोगिता 2024 जीती, तो उसका नाम बताएं। आंसर होगा एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स। ठीक है, तो ये नाम है इनका। और ब्यूनस आयरेस जो है ना वो अर्जेंटीना की राजधानी है। और तो 60 वर्षीय ये इन्होंने ये जीत लिया है, मतलब उस सिटी में जो कॉन्टेस्ट था वो। उसका अब ये अर्जेंटीना के नेशनल जो आयोजन होगा उसमें वो जीतेंगी। अगर जीती हैं तो फिर इंटरनेशनल जो होने वाला है आयोजन, तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगी वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंडेक्स यानी सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? आंसर होगा नॉर्वे। ठीक है, पिछले कई सालों से नॉर्वे नंबर 1 पर रहा है। टॉप 10 देश, ये सब पूरी लिस्ट देख रहे हैं आप। पहले पे नॉर्वे है, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे स्वीडन, फोर्थ पे नीदरलैंड है, फिफ्थ पे फिनलैंड है, और बाकी देश यहाँ पर पूरी लिस्ट देख रहे हैं। अब बात करते हैं भारत की कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर को 159। कितनी रैंकिंग है? 159। देखिए स्कोर में फॉल हुआ है, मतलब स्कोर गिर गया है, लेकिन हम रैंकिंग में थोड़े 2 पायदान बढ़े हैं पिछली बार की तुलना में। ठीक है, तो किसने रिपोर्ट जारी की है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसने ये रिपोर्ट जारी की है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये। ठीक है, और इसमें जो डार्क कलर के देश हैं वहाँ की स्थिति खराब है प्रेस के फ्रीडम के में, और ये भी भारत का यहाँ पर आप देख रहे हैं कलर। ठीक है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो ना वो एक ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग है, और वो यूनाइटेड नेशंस में उसको सलाहकार का दर्जा भी है। तो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये डेटा जारी करती है। हालांकि इसकी रिपोर्ट का सरकार खारिज करती रही इस रिपोर्ट को। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी इरेडा को किस रत्न का दर्जा दिया है? आंसर का नवरत्न, नवरत्न बना दिया गया। ठीक है, इरेडा को। तो ये दर्जा कौन देता है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उसके द्वारा ये दिया जाता है नवरत्न या महारत्न वगैरह वगैरह। तो नवरत्न इसको दिया गया। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी NFL को किस रत्न का दर्जा दिया है? आंसर का इसका भी नवरत्न का दर्जा दिया। ठीक है, ये कंपनी उर्वरक रसायन बनाती है और उससे रिलेटेड सर्विसेज भी देती है। इसका मुख्यालय नोएडा में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी हुडको को किस रत्न का दर्जा दिया है? आंसर का नवरत्न का दर्जा दिया। ठीक है, तो ये टोटल 3 जो है ना नए नवरत्न है। ओके, तो पूरे नवरत्नों की लिस्ट देख लीजिए। टोटल हो गई है संख्या अब 19। ठीक है, कितनी हो गई है? 19 हो गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, और PDF में मैंने पूरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, ये तो नवरत्न है। और महारत्न की बात करेंगे तो 13 महारत्न है कंपनियां जो भारत में। ये मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न, ये सब जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो कंपनियां हैं उन सबको दिया जाता है। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होता है उन कंपनियों को कि खुद के फाइनेंशियल डिसीजन लेने का बहुत सारा अधिकार मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। दुनिया में पहली बार किस देश ने AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता राजनयिक यानी डिप्लोमेट नियुक्त किया? AI डिप्लोमेट। आंसर का यूक्रेन ने, ये देख रहे हैं आप, इसे नियुक्त किया गया। अब अगला सवाल है कि ये जो दुनिया का पहला AI राजनयिक है उसका नाम क्या है जो कि यूक्रेन का प्रतिनिधित्व करेगी? आंसर को विक्टोरिया शी। क्या नाम है? विक्टोरिया शी। ये AI जनरेटेड प्रवक्ता है, और अभी तो केवल इसको इन्फॉर्मेशन दे दी जा रही है कि ये बोलना है और वो बोल दे रही है, यानी AI। ओके, आगे आने वाले वक्त में ये भी होगा कि वो डिस्कशन कर सकेंगे। अभी वैसे ChatGPT है, चैट के ज़रिए आप बातचीत कर सकते हैं, वहाँ मशीन ही जवाब देती है। ठीक है, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो ये काम किया है किसने? यूक्रेन ने किया। अभी वो युद्ध में फंसा हुआ है रूस के साथ। ओके, यूक्रेन जो है ना रूस के बाद सबसे बड़ा यूरोपीय देश है। इसकी सीमा बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, दक्षिण पश्चिम में अगर देखेंगे तो
रोमानिया, मोल्दोवा इन सब से लगती है। राजधानी कीव है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2030 तक या 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लक्ष्य का ऐलान किया है? आंसर का चाइना, चीन ने ये लक्ष्य का ऐलान किया है। ठीक है, देखिए हम बात करेंगे तो ऐसा एकमात्र देश है जिसका अपना स्पेस स्टेशन है अंतरिक्ष में। बाकी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो कई देशों का मिला जुला है, जिस उसमें अमेरिका है प्रमुख रूप से, रूस भी है, जापान भी है, फ्रांस भी है, यूरोपीय यूनियन भी है, ये सब शामिल है। आगे बढ़ते हैं और अब निधन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, अतुल कुमार अंजान का निधन हो गया 3 मई 2024 को, तो किस वामपंथी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय सचिव थे? आंसर होगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI से। ओके, कैंसर से जूझ रहे थे और काफ़ी सीनियर लीडर थे ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्लेबैक सिंगर उमा रामानन, उनका निधन हो गया 1 मई 2024 को, तो इनमें से किस भाषा में वो गाती थी या किस भाषा की में पॉपुलर थी वो? आंसर का इसका तमिल। 72 ईयर की थी और करीब 6000 से अधिक कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया था अब तक। ठीक है, लास्ट गाना उनका यानी आखिरी गाना कन्नुम मथम ये था। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, भारतीय मनोविश्लेषण के जनक और किस खेल के महान खिलाड़ी सुधीर कक्कर का निधन हो गया 22 अप्रैल को? आंसर का टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस खेल के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे। अब एनवायरनमेंट से रिलेटेड यानी पर्यावरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन होगा, किस राज्य के जंगलों में अप्रैल में और मई में भीषण आग लग गई जिस पर काबू पाने के लिए इंडियन एयरफोर्स को तैनात करना पड़ा है? आंसर का उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है और MI-17 हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। उसके ज़रिए बॉम्बी बकेट का इस्तेमाल करके वहाँ पानी डाला जा रहा है अलग अलग जहाँ जहाँ आग है वहाँ पर, और बहुत बड़े पैमाने पर आग लगी है और इसकी वजह से वहाँ पर हजारों पेड़ जल चुके हैं, राख हो चुके हैं, हजारों जो वन्य जीव हैं वो सब राख हो चुके हैं। तो बहुत बुरी दशा है ये। ओके, इसके बारे में डिटेल मैंने डेली के करंट अफेयर्स वीडियो में बताया था, तो सरकारी जॉब न्यूज़ का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जाकर आप उसके बारे में डिटेल भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस स्पेस एजेंसी के एक्वा और टेरा उपग्रह पर मौजूद MODIS सेंसर ने उत्तराखंड के जंगलों में 40 से अधिक सक्रिय आग की पहचान की? आंसर का नासा। ठीक है, नासा ने ये पहचान की है, उसका जो सेंसर है उसने ये डिटेक्ट किया है। तो ये देख रहे हैं इस तरीके से पूरे में, मतलब ये उत्तराखंड के काफ़ी बड़े हिस्से में ये आग लगी हुई है अभी, और वो बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है इकोसिस्टम पर वहाँ के और भारत के भी। ठीक है, पूरे भारत का भी नुकसान पहुंचा रहा है और वहाँ का ही जो इकोसिस्टम है वो भी नुकसान पहुंच रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किस राज्य सरकार की एक पहल है जिसके तहत गणना का काम अप्रैल में हुआ है? आंसर का तमिलनाडु। ठीक है, नीलगिरी तहर जो है ना वो एक पशु है जो कि तमिलनाडु और केरल में जो नीलगिरी पर्वत है और पश्चिमी जो घाट है वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, और ये जंगली बकरी और भेड़ का ये निकट संबंधी माना जाता है। तो अप्रैल में 29 अप्रैल से 1 मई तक ये इसकी गणना हुई है और फाइनली डेटा आएगा। और किसने पार्टिसिपेट किया इसमें, पर्यवेक्षक की भूमिका किसने निभाई है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो वह इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने तीसरे पक्ष के पर्यवेक्षक के रूप में भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में नेप्टेस फिलेरा नामक एक दुर्लभ तितली की प्रजाति की खोज की गई है? आंसर का अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये वन्यजीव अभयारण्य है, टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रजाति को पहली बार भारत में देखा गया है, ये है दुर्लभ तितली। ठीक है, पहली बार ये देखा गया। आमतौर पर ये व्यापक रूप से अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में देखी जाती है। और ये कहाँ पर पाई गई? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है इस वक्त? अभी पेमा खांडू है।
और राजधानी क्या है, ईटानगर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, उसकी रिपोर्ट है इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन 2024, उसके अनुसार स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन सा राज्य अव्वल रहा है। आंसर का इसका कर्नाटक और गुजरात। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आई है और इसी में ये बताया गया है कि कर्नाटक और गुजरात वो टॉप पर रहे हैं स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी या कहें ग्रीन एनर्जी उसको इम्प्लीमेंट करने में, और ये खास बात है। ठीक है, इन्होंने काफ़ी बड़ी उसमें क्षेत्र में ये सोलर पैनल, इसके अलावा विंड एनर्जी, इन सब का इस्तेमाल किया है। आगे बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, और अब पीडीएफ में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, वीकली है इस वजह से। क्वेश्चन होगा यहाँ पर, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने शरणार्थियों और विस्थापित लोगों को जलवायु संबंधित झटकों से बचाने के लिए जलवायु लचीलापन कोष लॉन्च किया है। आंसर का UNHRC। क्या है, UNHRC। फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कहा जाता है। ठीक है, तो ये कोष को लॉन्च किया गया और ये है लक्ष्य कि 2025 तक 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटा लिए जाएं ताकि अलग अलग देशों में जो जलवायु संबंधित जो दिक्कतें हो रही है, खासतौर पर अगर हम देखेंगे तो अफ्रीका में, इसके अलावा पड़ोसी बांग्लादेश, वहाँ भी काफ़ी असर हो रहा है, तो वो वहाँ पर ये काम किया जाएगा इसके ज़रिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने भारत की गीता सभरवाल को किस देश में UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है। आंसर का इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया का इनको नियुक्त किया गया है, वहाँ पर नियुक्त किया गया है यूनाइटेड नेशंस की ओर से। रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जो होते हैं ना, वो एक तरह से यूनाइटेड नेशंस के उस देश के लिए एक प्रमुख पद होता है वो। ठीक है, रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर। ओके, ये इंडोनेशिया की भी बात कर लें, राजधानी है जकार्ता, प्रेसिडेंट है कौन, जोको विडोडो। हालांकि नए चुने गए हैं लेकिन अभी ये जोको विडोडो ही हैं। मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया। आगे बढ़ते हैं और विदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन होगा, गजा में बिगड़ते हुए मानवीय संकट का हवाला देकर तुर्की ने किस देश के साथ सभी तरह के व्यापार पर रोक लगा दी है। आंसर होगा इजराइल। ठीक है, इजराइल के साथ रोक लगाई है। गजा पट्टी में जो इजराइल ने हमला किया हुआ हमास को ध्वस्त करने में, तो उसमें 35,000 से ज़्यादा, या नहीं 34,000 से ज़्यादा, 34,000 से ज़्यादा गाजावासी मारे जा चुके हैं। तो इसी वजह से तुर्की ने ये कहा है कि हम कारोबार पर रोक लगाते हैं और जब तक कि इजराइल ये हमला नहीं रोकता है, वहाँ पर लोगों को सुविधाएं पूरी तरह से नहीं पहुँचती, तब तक ये व्यापार पर रोक लगी रहेगी। ठीक है, तो तुर्की का मैप ये रहा। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा है। राष्ट्रपति ये हैं, क्या नाम इनका, रिसेप तैयब एर्दोआन। मुद्रा है यहाँ की तुर्की लीरा। ओके, और इजराइल के साथ ये व्यापार संबंध टूट गया है। इजराइल की राजधानी क्या है, यरूशलेम, और प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सोलोमन द्वीप राष्ट्र के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। आंसर होगा जेरेमिया मानेले। क्या नाम है, जेरेमिया मानेले। ठीक है, ये जो देश है ना, सोलोमन आइलैंड, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर के दक्षिणी क्षेत्र में है। ठीक है, ये पापुआ न्यू गिनी के पास है, कह सकते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं वो। ठीक है, सोलोमन आइलैंड्स कहेंगे हम। ओके, तो ये हैं जेरेमिया मानेले, इनको चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूएई के प्रधानमंत्री ने दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की अप्रैल लास्ट में। तो इस नए एयरपोर्ट का नाम बताएं। आंसर होगा अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये दुबई में है। ठीक है, अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये तय किया गया है, काफ़ी बड़े हिस्से में बनेगा ये। ठीक है, यूएई की बात कर लें, यूएई की राजधानी क्या है, आबू धाबी है, लेकिन ये एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है, दुबई में। दुबई एक बहुत बड़ा शहर है। राष्ट्रपति यूएई के कौन है, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताए, मोहम्मद बिन राशि अल मखतूम। अगला क्वेश्चन, किस देश ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करते हुए 10 से 15 साल की सज़ा का कानूनी प्रावधान किया। आंसर होगा इराक।
इराक की संसद ने ये कानून पारित किया है हाल ही में। उसमें ये है कि 10 से 15 साल की कैद की सज़ा हो सकती है। ठीक है। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है राजधानी। राष्ट्रपति कौन है इराक के? अब्दुल लतीफ़ रशीद। प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद शिया अल सुदानी। मुद्रा है इराकी दिनार। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर होगा इशाक डार। क्या नाम है? इशाक डार। और प्राइम मिनिस्टर कौन है वहाँ के? तो शहबाज शरीफ है। और अब उप प्रधानमंत्री भी नियुक्ति है इशाक डार। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं दिवस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 3 मई को। और थीम क्या है? ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। ये है इस बार की थीम। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया जाता है? यानी फायर फाइटर्स डे इंटरनेशनल। आंसर होगा 4 मई को। ओके, 4 मई को ये आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 30 अप्रैल को। जैज म्यूजिक है, ठीक है, उसका एक महत्वपूर्ण यंत्र कहेंगे सैक्सोफोन जो बजाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या फिर कहें मई दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 मई को ये मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और फिर डेली का वीडियो जरूर देखिए, मंडे टू सैटरडे आता है सरकारी जॉब न्यूज़ पर, ऐप पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया है वो भी बिना विज्ञापन के, बिना ऐड के वो ऐप पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंबरशिप का लिंक दिया हुआ है। ओके, ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके मेंबरशिप परचेज कर सकते हैं। और आरपीएफ का कोर्स भी है, तो देखिएगा ज़रूर। अगर कोई भी तैयारी कर रहा है उसे बताइए, बेहतरीन जो टीचर्स हैं, बेहतरीन फैकल्टी है, वो सब आपके लिए है। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।